तो कल ही हमने इस चीज की बात करी थी, जब हम बात करते हैं कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग इन्फ्लेशन, या जैसे यहाँ बात हो रही है बैलेंसिंग ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, दोनों इंपॉर्टेंट है। बट दोनों के लिए जो हमें मेजर्स चाहिए एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर हम इन्फ्लेशन को कम करने की बात करते हैं तो ग्रोथ हैम्पर होती है। जैसे अगर इन्फ्लेशन हमें कंट्रोल या रेगुलेट और उसको कम करना है टूवर्ड्स 4% जो टारगेट है हमारा, तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो की जाएगी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी मतलब रेपो रेट इंक्रीज किया जाएगा ना। वो ग्रोथ को कैसे इम्पैक्ट करता है? अगर रेपो रेट इंक्रीज किया जाएगा तो जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड्स है, मतलब लोन्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी इंक्रीज होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट जो बोरोइंग कॉस्ट है दैट गोज अप, एंड उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है दैट डिक्लाइंस। तो जो प्रोस्पेक्ट्स हैं एक तरीके से वो इतने प्रॉमिसिंग नहीं लगते हैं, तो दैट इज वाई ग्रोथ भी इम्पैक्ट होती है। तो हमेशा ये बात की जाती है कि बैलेंसिंग ऑफ ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, तो आरबीआई कैन टेक ग्लोबल लीडरशिप। ग्लोबल लीडरशिप कैसे? कि इट इज नॉट जस्ट ओनली मॉनेटरी पॉलिसी जिसके थ्रू इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है। जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है उस पर हम वर्क कर सकते हैं। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की जो बात की जाती है तो उसमें फिजिकल पॉलिसी का भी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। एंड साथ ही साथ जैसे हमने कल देखा था कि फॉर एग्जाम्पल केस स्टडी भी ली थी उसमें, कि आफ्टर कोविड-19 जो मेजर्स लिए गए कि एज अ पार्ट ऑफ लाइक मोरेटोरियम इम्पोज किया गया, एमएसएमई के लिए कुछ डिफरेंट मेजर्स लिए गए। तो एक तरीके से इट इज नॉट नो वन साइज फिट ऑल अप्रोच जो हमें देखने को भी मिला, या जो हम बोलते हैं कि ग्लोबली भी जो चैलेंजेस कुछ टाइम पहले हमें फेस करने को मिले, हाउ वी इजीली सेल थ्रू देम। फॉर एग्जांपल व्हेन वी सॉ कि देयर वर बैंक फेलियर्स हैपनिंग इन यूएस, तो कैसे इंडियन इकोनॉमी को वी केप्ट कि इट रिमेन्स रेजिलेंट एंड हमारा ग्रोथ मोमेंटम हैम्पर ना हो। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल या ग्लोबल लीडरशिप की बात की जा रही है बाय प्राइम मिनिस्टर फॉर आरबीआई बैलेंसिंग ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। तो एक तरीके से जो मॉडल इंडिया का सामने आया दैट इज वी कैन टॉक अबाउट दैट। तो हर एक एंड एस्पेक्ट। मार्केट हाँ जी। का ट्रेंड स्पेसिफाई कर सकते हो अभी? किस चीज का ट्रेंड? ग्रोथ में ट्रेंड क्या चल रहा है अभी? ग्रोथ में ट्रेंड इन द सेंस कैसे पूछ रहे हो? मतलब ग्रोथ इज एक्सपैंडिंग, एक्सपेंशनरी, और हम बोलते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है दे रिमेन स्ट्रॉन्ग, तो दैट इज इम्पोर्टेंट टू सपोर्ट द ग्रोथ। तो लॉन्ग टर्म में अगेन जो हमारा ट्रेंड है, वी वांट कि ग्रोथ इंक्रीजेस एंड इट रिमेन्स, जो मोमेंटम है दैट रिमेन स्ट्रॉन्ग। अब उसके लिए जैसे हम बात करते हैं कि एनपीएस रिड्यूस करना है, तो उसके लिए जो हमने मेजर लिए लाइक क्रिएशन ऑफ एनएआरसीएल, तो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट मेजर। आईबीसी 2016 की बात की जा सकती है। And then we can also talk about GST and its performance. जो monthly collections हैं they have like on an average rupees 1 lakh crores is being recorded. तो all of this can be there. So जब हम इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो सेबी एज अ रेगुलेटरी बॉडी, कैपिटल मार्केट जो हम बात करते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो कंप्लेंट्स रिड्रेसल के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म साइट इज बीन ओपन अप, स्कोर्स 2.0, to strengthen the investor complaint redressal mechanism in the securities market. So again the experience of investors उसको और smooth and और fluid करने के लिए this is important। जैसे हम grievance redressal हमेशा important element consider करते हैं, and this will also lead to reduction in time off for redressing their grievances also. हाइड्रो पावर रिकॉर्ड्स स्टीपेस्ट फॉल इन 4 decades। ऐसा क्यों है? तो मोस्टली द इन्वेस्टमेंट इज मूविंग टुवर्ड्स ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर हो गया, या फिर इंडिया इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन क्लीन कोल, सो फॉर द जस्ट ट्रांजिशन इन नेक्स्ट 30 to 40 years। हाइड्रो फोकस इसलिए कम है, ऊपर से इरेटिक रेनफॉल के कारण भी कम है, और दूसरा की जो डैम है उसको रेट्रोफिटिंग चाहिए, तो एक न्यू क्यों बना है, पुराने वाले को रेट्रोफिट करें इसलिए। अगर इसके अलावा देखें तो बोलो प्रवेश। हाँ जी, इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर कितने हाइड्रो पावर प्लांट्स अभी करंटली वर्क करते हैं, तो अराउंड 197 है। सबसे बड़ा तेहरी, और हाईएस्ट इलेक्ट्रो पावर जनरेटर जो हमारा प्लांट है वो भी तेहरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया कौन से नंबर में आता है वर्ल्ड में, तो फिफ्थ स्टेट पोजीशन है इंडिया की हाइड्रो पावर कैपेसिटी के अंदर पूरे वर्ल्ड में।
कंट्रोल। ठीक है। And जॉइंट डैम्स की रिस्पॉन्सिबल होती है? की वॉइस क्लियर नहीं है, करो ना। डैम्स की सेफ्टी के लिए कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होती है? डैम डैम सेफ्टी अथॉरिटी अथॉरिटी, 2021 एक्ट के अंदर में। Panasonic IOC moved JV for lithium ion cell. So mostly lithium ion is used for the battery storage, और joint venture के तहत में किया जा रहा है, PLI DLI स्कीम्स में भी है। और पहले पढ़े थे कि जिंदल स्टील हैव आल्सो invested 40,000 crore in Odisha for the lithium ion cell battery. they are also into Hmm. की feasibility study of battery utilization technology in India to facilitate transition to clean energy. तो energy storage भी एक important part है। Panasonic and Indian Oil Corporation joint venture। लिथियम आयन एक पार्ट ऑफ बैटरी है, दूसरे सोडियम आयन भी हो सकता है, हाँ, या फिर हाइड्रोजन आयन भी हो सकता है, और हाइड्रोजन फ्यूल सेल। एंड लिथियम आयन के साथ अगर एक प्रॉब्लम की बात करते हैं तो टेम्परेचर को लेके, हाई टेम्परेचर को लेके ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो ओवर चार्जिंग जब हो जाती है तो ओवर हीटिंग के केसेस आते हैं, तो वो एक ओवर हीटिंग और ड्रॉबैक। फट भी जाता है बैटरी। तो देखते ओला स्कूटर जल गया बीच में, चार्जिंग करते करते घर में आग लग गया, तो लिथियम आयन बैटरी ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट, Israel withdraws from Saifa hospital after 2-week raid. The hospital, it has claimed that it had killed 200 militant. बस लेकिन the Palestinian people, they are stating that during the hospital raid, many of the innocent civilians had died. So it can be stated that Israel, while conducting the operation, should follow the Vienna Convention of the Geneva Convention of the और ऐसा होता नहीं है, तो यूएनएससी को मोर एंड मोर पावर मिलना चाहिए टू मॉनिटर द सिचुएशन इन द वॉर। कोर्ट सस्पेंड जेल टर्म्स फॉर इमरान वाइफ इन तोशा खाना केस। तोशा खाना केस अगर बोला जाए तो ऐसा केस था, प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, तो उनको गिफ्ट मिला था, तो गिफ्ट उनको रखना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर उसको ऑक्शन कर दे देते हैं, और जो पैसा होता है फिर वो दे देते हैं प्रधानमंत्री एजुकेशन और बाकी जगह में। तो लेकिन वहां पर क्या हुआ, तो गिफ्ट उनको मिला तो वो अपने पास रख लिया, उसको बेच दिया, पैसा खुद अपने जेब में रख लिया। ये केस है। नेक्स्ट, Germany gives controversial green light to cannabis. So cannabis is a drug, psychotropic substances under the NS National Psychotropic Drug and कुछ तो एक्ट 1987 इंडिया में। घर पे भी तो कल्टीवेट कर सकते हैं। घर में भी कर सकते हैं, तो हर एक कंट्री का अपना अपना व्यू पॉइंट है। इंडिया का है कि कैनबिस शुड बी प्रोवाइडेड ओनली फॉर द थेरेपेटिक पर्पसेस और मेडिसिनल पर्पस, इसलिए मेडिसिनल। उत्तराखंड बाकी जगह में अलाउड है कि आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी जगह में नहीं। कैनबिस इम्पैक्ट्स द न्यूरॉन सेल, दैट इज व्हाई इट इज नॉट रिकमेंडेड टू द पीपल हु आर एंगेज इन द हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट, जैसे डॉक्टर्स हो गए, सोल्जर्स हो गए, पुलिस हो गए, उससे इम्पैक्ट होगा प्रॉब्लम। और दूसरा बात करते थे, कैनबिस इज गिवन टू द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर या पार्किंसन डिजीज, तो उससे कम होता। तो तो PML, पीएमएलए, हाँ बोलो। this article was supposed to be done by, I think, Prerna. Prerna has to cover this. ले लेते हैं, शी इज नॉट हियर। अच्छा, हाँ। पीएमएलए 2002 वाज इनैक्टेड कि ब्लैक मनी जहीं से कहीं भी ट्रांस जनरेट हो रहा है वर्ल्ड वाइड, सेल कंपनी है, उसको कैसे टैकल करे और कैसे डील करे। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर द वर्ल्ड FATF, which talks about how to regulate, how to monitor the issue of the money laundering activities and also terrorist financing. तो इसमें ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट we have discussed in detail. और भी एरियाज है, फॉर एग्जांपल नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। तो इसमें ओरिजिनल पर्पस ऑफ द लॉ वाज टू कॉम्बैट लॉन्ड्रिंग ऑफ द ड्रग मनी, लेकिन अभी इसको वाइडन किया गया, क्राइम प्रोसीड को वाइडन करके उसमें टेररिज्म, बाकी नॉर्मल करप्शन सब चीज आ चुके, क्योंकि उस समय ड्रग मनी वाज द मोस्ट सीरियस इकोनॉमिक क्राइम। लेकिन अभी और भी एरियाज है, ब्लॉकचेन भी इसमें आ जाएगा। तो ओवरऑल ये देखते हैं कि जो दायरा होता है लॉ का, वो इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन
और वो वाइडन होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। तो इसमें एक एस्पेक्ट यही हाईलाइट किया गया है कि विद टाइम जैसे जो कुछ ऑफेंसेस हैं जो लाइक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर इंक्लूड किए गए, बट जो ओरिजिनल मोटिव था ऑफ द एक्ट उसके साथ दे आर नॉट इन सिंक विद द मेन ऑब्जेक्टिव कि आपको कम्बैट करना है मनी लॉन्ड्रिंग या मनी लॉन्ड्रिंग विच इज एसोसिएटेड विद द ड्रग्स, तो ड्रग मनी। तो वहाँ पे थोड़ा विद टाइम एक ही एक्सपेंशन जो देखने को मिलता है, एक ही एस्पेक्ट भी है। दूसरा कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, इट डील्स विद द करप्शन ऊपर, इट डील्स द करेक्शन अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक सर्वेंट। और पीएमएलए इट आल्सो अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट एंड टू द हार्डकोर ड्रग ट्रैफिकर, और दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाता है, इक्वल इज ट्रीटेड इक्वल, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए। और दूसरा कि इट इज प्रिज्यूमिंग दे गिल्टी until proven innocent. That is why it was held unconstitutional by two judge bench of the Supreme Court in 2018. That is violating 14 and 21. The bail provision था। AI is good or bad and ugly. Good बोला जाए तो it will increase the awareness of the people regarding the election। आप वोट कर सकते हो, कैंपेनिंग में यूज हो सकता है। कोई अगर कैंपेन जमशेदपुर में कर रहा है तो वही AI लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करके इंटरप्रेट लैंग्वेज सबटाइटल दे करके, और साथ ही साथ वॉइस मेक करके तमिलनाडु में कर सकते हैं, कहीं और भी कर सकते हैं। उससे डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इलेक्शन बढ़ सकता है। लेकिन इसका यूज कहाँ बैड है, डेटा कलेक्शन ऑफ द यूजर और उनका हेल्थ से लेकर के कास्ट, जाति, रिलीजन, सब डेटा कलेक्ट हो सकता है। उसके अकॉर्डिंगली उस स्पेसिफिक डार्क पैटर्न यूज करके आप एडवर्टाइज कर सकते हो इन द ई कॉमर्स और इवन इन द सोशल मीडिया। वो एक बैड है। अगली, जब डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन यूज करते हो टू इम्पैक्ट द इलेक्शन इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, तब फॉर एग्जाम्पल ब्रेक्जिट में किया गया था रशियन डिस इन्फॉर्मेशन। 2020 में ट्रम्प के इलेक्शन के समय, यूएस इलेक्शन के समय रशियन डिस इन्फॉर्मेशन के शिकार हुए थे। इंडिया में कैम्ब्रिज एनालिटिका हो गया एक एग्जाम्पल। तो ये हो गया अगली। और प्लस सोशल तो इसको क्या मीडिया डील करना चाहिए, तो 3 एरियाज है। एआई एक्ट जस्ट लाइक यू, वो स्टैब्लिश होना चाहिए टू मेक अ इम्पोर्टेंट अथॉरिटी, जिसमें सिविल सोसाइटी भी रहेंगे, एआई से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन वो रहेंगे और गवर्नमेंट रहेंगे। तो उसको रेगुलेट करने का काम किया जाए। वॉर रूम इन द सोशल मीडिया कंपनीज टू एक्ट अगेंस्ट द डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन। एक एलिमेंट ये कि जैसे सोशल मीडिया इज आल्सो नॉट रेगुलेटेड, तो अभी तो हम बात करते हैं सेल्फ रेगुलेशन के बारे में, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उनकी रेगुलेशन के लिए क्या किया जाना चाहिए। और तो सोलर सर्ज, यहाँ पे सोलर इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो जैसे हम चैलेंजेस की बात करते हैं कि जो सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स हैं, एक तो उनके अप्रूव्ड मॉडल जो स्टैंडर्ड्स हैं मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी, अगर हम सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं तो अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन एक वो फोकस एरिया होना चाहिए। तो यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी आल्सो फॉर दिस। तो एक स्टैंडर्ड्स की बात हो गई। एंड सेकेंडली जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसको कैसे हम और कॉम्पिटिटिव कर सकते हैं, तो उसमें भी क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जैसे अभी करंटली तो वी आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट ऑन दिस ऑल्सो, जिसमें चाइना कंट्रोल्स नियरली 80% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई। तो this becomes a challenge कि एक single country is controlling 80% and again import dependent भी है, price volatility भी associated है given the geopolitical risk। तो this can hamper जो हमारी trajectory है for the green energy transition and meeting the targets। तो for example there's this target of meeting 500 gigawatts or through the renewable energy by 2030 and from the non-fossil fuel sources। यहाँ पे मानसी अगर बोला जाए ना तो आर्टिकल के अंदर 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट। दूसरा, आपको इंपोर्ट कम करना है। और तीसरा, जो अप्रूव्ड मॉडल सोलर के ऊपर 2019 में रूल्स आए हैं उसमें जितने भी इंडिया के अंदर, चाहे वो पीएलआई स्कीम के अंडर बनाते हो, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर के अंदर फोटोवोल्टिक सेल बनते हो, सभी को नेशनल सोलर इंस्टीट्यूट के पास
रिटर्न में सबमिशन देना पड़ेगा कि आप आइए हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट करिए और बताइए सभी को कि हम भी क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, ताकि अलग अलग तरीके से हमारा भी कंपटीशन जो है मार्केट के अंदर हो। हाँ, और जो अगर हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट भी कर पाएंगे तो देन वी कैन आल्सो फोकस अपॉन एक्सपोर्टिंग देम। अभी इंपोर्ट डिपेंडेंट है, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट इज द नेक्स्ट स्टेप। A speech that put India on the global stage. So our first Prime Minister Jawaharlal Nehru ji, he talked about nuclear disarmament. Second, NAM, non-aligned movement, और उन्होंने कहा था कि इंडिया वांट स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट, कि हर एक कंट्री दे शुड टॉक अबाउट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट रादर देन स्पेसिफिक कंट्री। इसलिए इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया। एनपीटी बात करता है कि जो ऑलरेडी इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, उसके अलावा बाकी लोग डील करेंगे, साइन करेंगे, अग्री करेंगे कि बाकी लोग को न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहिए, और दे हैव साइन, they will sign NPT. India has not signed this one. Comprehensive Test Ban Treaty. India has also not signed this one because India talks about complete ban of nuclear weapon. Complete, और जो भी existing weapon स्टॉक पाइल है इसको भी डिसम्बल करना चाहिए और इसको भी डिस्पोज कर देना चाहिए। तो ऐसा हुआ नहीं है, तो बात करते हैं। तो पहला एक हो गया। दूसरा, इंडिया इज टॉकिंग अबाउट मॉरल फोर्स। मॉरल फोर्स मतलब जहां पर मिलिट्री पावर जरूरत रहे वही यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, India used military power against Hyderabad, even in Goa, because Hyderabad and Goa was part of India always, or it was a colonial aspiration of the Portuguese in Goa. That is why India used military force. Even in 1971 war, India used military force. Other than that, India always talks about diplomacy. India always talks about सिमिलर negotiation. न्यूज, न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक में जैसे एक्ट भी है, द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1948, तो वहां पे भी ये चीज मेंशन की गई है कि इट अलाउज फॉर सीक्वेस्ट्रेशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम टू शील्ड एनी पोटेंशियल वेपन्स डेवलपमेंट। तो जब तक कि देयर इज नो नीड फॉर दैट, we will only use nuclear energy for the meeting our energy purposes, electricity needs, और उसके लिए। And we know कि होमी भाभा is the father of India's nuclear program, तो he wanted to develop nuclear weapons, but again उस टाइम पे अगर हम political leaders की बात करते तो they did not go ahead with the idea, and at the same time उनको completely discourage भी नहीं किया। तो यहाँ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की बात करते हैं तो एक यहाँ पे इशू आता है एक्सेस का और मिसयूज का। तो सी सेक्शंस आर ऑन द राइज की डॉक्टर्स आपको जाके अंदर लाइक ओटी में दे आपको फियर इतना जनरेट कर देते कि इट इज रिस्की फॉर योर लाइफ और चाइल्ड्स लाइफ कि आप सी सेक्शन के लिए जाए, तो क्योंकि वो उनके लिए बेनिफिशियल है, इट इज लाइक एक्सपेंसिव, तो दे मतलब इसकी वजह से भी एक ये एथिकल एंगल यहाँ पे रेज किया जाता है इन केस ऑफ सी सेक्शंस। तो वेरिएशंस इन टर्म्स ऑफ दैट टॉकिंग अबाउट, तो दिस इज अ सर्जिकल प्रोसीजर जो कि नेचुरल नहीं होता है, तो आगे जाके इट माइट बी हैविंग सर्टेन अगेन repercussions फॉर द बॉडी ऑल्सो। तो ओवरऑल द ईयर्स सी सेक्शन बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में 38%। तो ज्यादा। लद्दाख प्रोटेस्ट अगर बात की है, 4 to 5 एरियाज Okay, जो I'll मानसी आप take हाईलाइट this up, हाँ। और गन्ना डिस्कस प्रोटेस्ट पहले के भी। बारे में तो अभी रिसेंटली ये इशू चल ही रहा है, तो अभी हमने देखा कि जैसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी सोनम वांगचुक से हो, तो ही वाज ऑन अ हंगर स्ट्राइक, तो क्लाइमेट फास्ट बोला गया उस चीज को, तो उसके बाद भी से की और सोसाइटी से पार्टिसिपेशन भी देखा गया फ्रॉम लाइक अभी करेंटली वी आर सीइंग कि वुमेन हंगर स्ट्राइक पे बैठी हुई हैं। तो उनकी दो मेन डिमांड है, एक तो रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, उसके पीछे हम रीजन देखेंगे कि क्यों दे वांट टू डिमांड दैट। जब उनको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया लद्दाख को, तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या चेंजेस हुए बिकॉज ऑफ दैट डिक्लेरेशन और दैट चेंज। सेकेंडली दे आर डिमांडिंग कि जो एरियाज हैं, जो रीजन हैं, दे शुड बी इंक्लूडेड अंडर शेड्यूल 6। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि पहले जो स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था व्हेन इट वाज अ पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर,
तो there was these two bodies, Ladakh Autonomous Hill Development Council, जहाँ पे दे यूज टू टेक जो कारगिल, एक सेकंड, जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो दे वर हैविंग जो पावर डिसेंट्रलाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, डिसीजन मेकिंग की जो बात है, इंक्लूजन ऑफ लोकल कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ कि उनका क्या स्टैंड है किसी डिसीजन के रिगार्डिंग, तो दैट चेंजेस, उनकी जो पावर्स हैं वो कम होगी व्हेन द लद्दाख वाज डिक्लेयर्ड एज अ यूनियन टेरिटरी। तो बिकॉज नाउ इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये वो लोग बोल रहे हैं कि ही इज नॉट अ लद्दाखी रेजिडेंट, या जब हम ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट्स की भी बात करते हैं तो बोला जा रहा है कि वो लोग हमारे लिए डिसीजन ले रहे हैं जो एक्चुअली वहाँ के रेजिडेंट्स ही नहीं है। तो एक ये पार्ट ऑफ उनका रीजन ऑफ प्रोटेस्ट है। एंड एक और जैसे एग्जांपल यहाँ दे रखा है, लद्दाख इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2023, तो इसमें भी जो वहाँ के लोग, रहने वाले लोग हैं, एंड जो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी वी आर सीइंग कि दे वांट कि टूरिज्म प्रमोट हो, बट एक सस्टेनेबल तरीके से टूरिज्म प्रमोट हो, बिकॉज वहाँ पे भी जैसे हमें बैंगलोर में वाटर स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, लद्दाख में भी देर इज मिसयूज ऑफ वाटर, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। या हम बात करते हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, तो दे आर ऑल्सो, स्पेशली यहाँ पे जैसे नंबर्स दे रखे, दे आर मिसयूजिंग द रिसोर्सेज। तो उनका कहना ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है वो भी कम हो गई विद द डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख एज अ यूनियन टेरिटरी। तो हमें स्टेटहुड इसलिए चाहिए कि हमारे पास जो पावर है, हमारी पावर रिस्टोर हो, और जो इवन इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे पॉलिसी की बात करी कि प्राइवेट इंटरेस्ट या प्राइवेट पार्टीज, प्राइवेट सेक्टर रोल ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो वो सस्टेनेबल तरीके से वो उस चीज को करना चाहते हैं। तो ये पूरा पार्ट ऑफ डिबेट है। और शेड्यूल 6 की जब बात करते हैं तो देश है कि 97% जो लद्दाख की पॉपुलेशन दैट इज ट्राइबल। तो इवन जो ये डिमांड है ऑफ इंक्लूजन इन शेड्यूल 6, दिस वाज आल्सो रिकमेंडेड बाय द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स आल्सो 2019 में। एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से और जो हमें इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फिनोमिना या फ्लड्स की बात करते हैं, तो गया विलेज है, तो वहाँ पे वी सी सपोज ओवरऑल लद्दाख में 192 ग्लेशियर लेक्स दे आर बीइंग फॉर्म्ड। तो दिस क्रिएट्स अ रिस्की सिचुएशन, जो वहाँ पे इतनी ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट भी की जाएगी ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वो कितना सस्टेनेबल, कितना सेफ है, एक तो वहाँ की इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के लिए, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर हम उनके गेन्स की बात करते हैं। सेकेंड, वी आर सीइंग कि इवन पर्माफ्रॉस्ट जो डिग्रेडेशन हो रहा है, मड फ्लोज इंक्रीज हो रहा है, एंड सॉइल लीचिंग की बात करते हैं, लूजनिंग ऑफ सॉइल की बात की जाती है, एंड माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से भी जो स्लोप की इंस्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। ओवरऑल क्लाइमेट चेंज की वजह से भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज व्हाई दे आर डिमांडिंग की डिसीजन मेकिंग पावर्स हमें अपनी वापस चाहिए, या हमारी जो पहले थी सिचुएशन, दे आर डिमांडिंग फॉर दैट स्टेट हुड। हम्म सो तो FTX, इसमें अगर बात की जाए, हाँ, तो इसमें दो की हाईलाइट है बस, कि एफटीएस स्कैम क्या था, सीईओ सैम बैंकमैन, एंड सेकंड वुड बी कि क्या इम्पैक्ट करता है इंडिया और बाकी से वर्ल्ड को। एसवीबी बैंक एक था, सिलिकॉन वैली बैंक, दे हैड इन्वेस्टेड लॉट इन एफटीएक्स। एफटीएक्स एक क्रिप्टो करेंसी है, इस कंपनी ऐसे बीएनसी, बाइनेंस है, बाकी सब, तो वो स्टार्ट किए थे फॉर द स्पेसिफिक टू द सिलिकॉन वैली एरिया, वो फेमस क्रिप्टो करेंसी था, तो लोग इन्वेस्ट करते थे। तो वो इन्वेस्टमेंट सैम ऑल्टमैन, सैम बैंकमैन, वो फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एफटीएक्स नहीं किए, वो अपने पैसा खुद पर रखे, और दूसरा कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी को पॉलिटिकल लॉबी में इन्वेस्ट किए। तो ओवरऑल यही स्कैम है। तो एफटीएक्स यूजर को वापस पैसा मिलेगा? तो अभी तक तो ऐसा मिला नहीं है, ये हाँ, एक है। तो ये जो दूसरा, स्कैम, क्रिप्टो मार्केट में रेगुलेशन कैसे किया जाए, ये पैसा कहाँ एस्टैब्लिश हो रहा है, क्या कॉइन का कुछ अल्टीमेट वैल्यू है, ऐसे बिटकॉइन कुछ अल्टीमेट वैल्यू है, कहीं से डिराइव होता है, वैसे एफटीएस से डिराइव होता है, कैसे हो रहा है, बिकॉज एफटीएस टोकन इज स्टिल ट्रेडिंग। तो और जो हमें क्रिप्टो करेंसीज के केस में भी जैसे बहुत सारी एप्स इमर्ज हुई हैं कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो वहाँ पे, तो उनकी रेगुलेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज ये देखा जाता है कि लोगों के जो अगर हम प्रोप्राइटर की बात करते हैं ऑफ दो बिहाइंड दोज एप्स, या जो ब्रोकर्स है क्रिप्टो करेंसीज के केस में,
लोगों का पैसा वो लेके, क्योंकि रेगुलेशन इतनी क्लियर, इतनी ट्रांसपेरेंट, इतनी स्ट्रिंजेंट नहीं है, वी आर नॉट अवेयर अबाउट कि एक्चुअली कैसे रेगुलेशन होगा, इवन एज इन्वेस्टर्स ऑल्सो, बट बिकॉज हमें वही जैसे बोलते हैं कि क्विक मनी चाहिए, ज्यादा पैसा कमाना है, रिच होना है, तो पीपल आर लाइक ब्लाइंडली दे आर इन्वेस्टिंग इनटू क्रिप्टो करेंसीज। तो उसकी वजह से जो प्रोपराइटर्स है, जो ओनर्स है बिहाइंड दोज एप्स या जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लोगों का पैसा मिसयूज करके अपने इंटरेस्ट के लिए पर्सनल अकाउंट्स में क्रिप्टोज में एसेट इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्रिप्टोज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जैसे हम बात करते हैं कि रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तो सडन स्पाइक भी होता है, और जो ब्रेक डाउन होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये एक स्कैम था जिसमें अगेन $8 बिलियन ऑफ जो लोगों का पैसा था वो डूब गया एक तरीके से। तो ये कल भी हमने देखा था, फर्स्ट प्रोडक्ट टू गेट द GI टैग, दार्जिलिंग टी। So it is said that the Mughals were visiting a region in present-day Madhya Pradesh when they wanted vermicelli, and the local Bhils community, जो tribals हैं, made them out of the ground floor, and the savory was given the tag. So it was the Ratlami save, edible item है। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको GI टैग मिला है, जनवरी 2024 ये मिसप्रिंट है। तो लाइक अपतनी, मोनपा आदि, गालो, ताई खामती, कमिंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। तो कल हमने इन डिटेल लेकर थे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग मिला है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपी मेडी एंड जर्डलू, तो रिस्पेक्टिवली फ्रॉम कर्नाटका एंड बिहार। विच स्टेट कल्टिवेट्स अ यूनिक सलाइन टॉलरेंट राइस वैरायटी? पोकली हमें पता है, केरला। एंड ठीक है, इसमें अगर बोला जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई ओजोन इज इम्पोर्टेंट, तो ओजोन इज फॉर्म्ड बाय O2 प्लस O, ऑक्सीजन एटम एंड O2। अब यूवी रे के सब जो पार्ट होते हैं, UVA B C, ए बेनिफिट होते हैं, इट इज बेनिफिशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज एंड इवन द बायोडाइवर्सिटी। बी और सी हार्मफुल होते हैं, इसलिए जो ओजोन लेयर होते हैं इन द स्ट्रेटोस्फेयर 15 to 35 किलोमीटर हाई, इट एब्जॉर्ब्स द UVB and C। क्यों हार्मफुल होते हैं? बिकॉज इट ट्रिगर्स द म्यूटेशन, DNA डैमेज करते हैं, स्किन कैंसर कॉज करते हैं। इसलिए अब ओजोन से क्या पता चलता है? ओजोन से ऑक्सीजन का होना पता चलता है। दैट इज वाई जो अभी रिसर्च हुआ उसमें पाया गया कि कैलिस्टो के इन्वायरमेंट में ओजोन मिला, उससे वी कैन डिराइव कि ओजोन फॉर्मेशन से और सल्फर डाइऑक्साइड आइस फॉर्मेशन से लॉन्ग टर्म में ऑक्सीजन का मिलना हो सकता है इन दैट एटमोसफियर। दैट इज वाई रिसर्च ऑन फाइंडिंग ओजोन इज गोइंग। और इम्पोर्टेंट ये है कि जो ओजोन लेयर है कंप्लीटली अब्सॉर्ब करता है UVB और UVC रेडिएशन, मतलब कंप्लीटली लिखा हुआ है। तो इसलिए सेफ्टी के पर्पज से भी ये ओजोन लेयर या ओजोन इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे। तो एक्साइज टैक्स जो है, या एक्साइज डिपार्टमेंट के रेवेन्यू कलेक्शन की बात हो रही है, तो एक्साइज टैक्स जो इम्पोज किया जाता है ऑन प्रोडक्शन, उसको प्रोडक्शन टैक्स भी बोला जाता है। बाकी यहाँ पे एक्साइज ड्यूटीज या जो आप सेल करते हो प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर इम्पोज की जाती है। तो और जैसे स्कैम, जो दिल्ली का स्कैम, उसकी बात की जा रही है, द हाईएस्ट एवर एक्साइज रेवेन्यू कलेक्शन रियलाइज्ड, लिकर शॉप्स पे सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया गया। नेक्स्ट, देयर हैज बीन डिक्लाइन इन ट्रेंड ऑफ द फर्टिलिटी रेट अक्रॉस द वर्ल्ड। ऐसा क्यों हो रहा है? तो 3 एरियाज है। पहली बात है, मोस्ट पीपल टॉक अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन, उसका यूसेज बढ़ रहा है विद रिगार्डिंग टू अवेयरनेस, ग्लोबलाइजेशन। एजुकेशन इज an important फैक्टर, उसे उसके कारण women has no other financial autonomy and also decision making at home। तो वो अगर चाहती है कि 2 बच्चे हो, 1 बच्चे हो, तो उस पर भी होता है बात, स्ट्रेस दिया जाता है। दूसरे की जो चाइल्ड रियरिंग का कॉन्सेप्ट है, उसको इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज बाय द कंपनी। सिर्फ और सिर्फ 6 महीना से चाइल्ड रियरिंग नहीं होता है, मेटर्निटी लीव से नहीं होता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है।
तो अगर इनकम सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो भी फिर चाहती है कि बच्चे नहीं करें। दूसरे जो जॉइंट फैमिली में पहले बच्चे बड़े होते थे, अब न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं, तो मोस्टली दे आर डिपेंड ऑन अ क्रेश फैसिलिटी और हेल्पर। दूसरा, young people are no intentionally choosing not to have child because जो वर्ल्ड का स्टेट है, फॉर एग्जांपल जो वॉर देखते हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इशू होता है, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन एक्सेट्रा, उसी कारण उनको लगता है कि जरूरत ही नहीं है बच्चे पैदा करने। और फिर तब लगता है जब स्टेट ऑफ वॉर के समय में, या फिर उनको लगता है लॉन्ग टर्म प्रोसेस में फ्यूचर ब्राइट नहीं है, तो कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फर्टिलिटी रेट को 2.1 के आसपास रहना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी कंट्री। उससे अगर नीचे होगा तो इट इज अफेक्टिंग द रिप्लेसमेंट, और इससे पॉपुलेशन कम होगा। मोर एंड मोर ओल्ड एज पीपल विल बिकम डिपेंडेंट इन नेक्स्ट 30-40 ईयर्स ऑन द यंग पॉपुलेशन। वर्क फोर्स भी कम रहेंगे फिर। तो पहली बात है, वुमेन एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं तो एक पॉलिसी आना चाहिए फॉर द इनकम सपोर्ट फॉर द चाइल्ड रियरिंग। जैसे जापान में, इंडिया में जरूरत उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन जापान में गवर्नमेंट गिव्स इंसेंटिव फॉर चाइल्ड रियरिंग। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और सोशल सिक्योरिटी में विमेन को एक इंसेंटिव मिलना चाहिए, कुछ परसेंटेज। जैसे एक अभी स्कीम आया था, आई कैन नॉट रिकॉल, जिसमें महिला और उनके जो बेटी है उनके लिए 7.5% FD दिया जाएगा 3 साल के लिए, शॉर्ट टर्म। तो वैसे टाइप कर सकते हो बस। हम्म अब नहीं, इसमें बात किया जाए तो दे आर टॉकिंग अबाउट अ लीगली गारंटी MSP विदाउट डिबेटिंग इट्स कॉम्प्लिकेशन, इट कैन डू मोर हार्म। लीगली गारंटी MSP से क्या होगा कि मोर एंड मोर पीपल, जो फार्मर्स के अंदर माइनॉरिटी में, फॉर एग्जाम्पल लैंडेड फार्मर, बिग फार्मर्स, उनको ज्यादा फायदा होगा। जो लैंडलेस है उनको फायदा नहीं है। दूसरे, दे विल मोर फोकस ऑन द वीट राइस साइकिल रादर देन ग्रोइंग अदर क्रॉप्स, मिलेट या फिर हॉर्टिकल्चर एक्सेट्रा। दूसरा कि इंडिया का जो लॉन्ग टर्म विजन है WTO में, वो भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि WTO में इंडिया के ऊपर मोर एंड मोर केसेस फाइल होगा रिगार्डिंग द ट्रेड डिस्टॉर्शन मैकेनिज्म, अगर लीगल कर देंगे MSP को। हम्म दूसरा, MSP विल इंक्रीज प्रोसिक्यूशन, जो कंपनीज होंगे, प्राइवेट ट्रेडर्स होंगे, उनको खरीदना पड़ेगा, वो भी एक तरह से सोचेंगे उससे नीचे खरीदने का, तो एक वो भी इशू हो सकता है। रादर देन दैट क्या कर सकते हैं, तो एक इशू औशिक मैं और डाइवर्सिफिकेशन। इशू कि फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है, लीगल गारंटी करनी पड़ेगी तो जो हमारा फिस्कल डेफिसिट टारगेट है या जो बोरोइंग या एडिशनल बोरोइंग प्रेशर वो इंक्रीज हो सकता है। हम्म बोलो बंसी। बस यही रेस करना था, एक जो चैलेंज, मतलब आप चैलेंजेस लिस्ट डाउन कर रहे थे तो एक ये चैलेंज भी है। तो फिर तो क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलरेडी स्कीम्स है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, बाकी जगह में स्टेट नीड्स टू इंक्रीज देयर ओन शेयर। तो MSP में प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म सपोर्ट कर सकते हैं, प्राइस डिफिशिएंसी सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा कि हॉर्टिकल्चर प्रमोट कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जॉब क्रिएशन, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर, उसको बढ़ा सकते हैं, तब जाके होगा सोल्यूशन, रादर देन सिर्फ और सिर्फ MSP। हम्म डैनियल कहनेमैन, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी विद रिगार्ड टू बिहेवियर इकोनॉमिक्स, वो बात करते हैं कि इनहेरेंट जो बायसेस है इसको ओवरकम करना भी चाहिए, तभी जाके एक पॉलिसी मेकिंग मोर एंड मोर नॉन पार्टीशन, मोर एंड मोर इम्पार्शियल और मोर इंक्लूसिव बन सकेगी, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट रहे, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, तो सब। ये इसीलिए डेटा कलेक्शन इम्पोर्टेंट है इसके लिए। हम्म यहाँ पे चॉइस बिफोर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सिंस जैसे हम देख रहे हैं कि चैलेंजेस इवॉल्व हो रहे हैं, नए चैलेंज इमर्ज हो रहे हैं, चाहे AI की बात करते हैं तो उसके रोल को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, सोशल मीडिया के रोल को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन या जो डार्क पैटर्न्स की हम बात करते हैं उससे जो वोटर्स का बिहेवियर है उसके ऊपर डेफिनेटली बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस हो सकता है। प्लस जो डेफिनेटली ऑनलाइन कैंपेनिंग में जो पैसा जाएगा, क्या वो किस
मैकेनिज्म किस प्रोसेस के थ्रू जाएगा, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। If untouchability lives, humanity must die. We can comment on this that if a child is born with a rich family or poor family, it is a form of a natural inequality. लेकिन जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस इन द सोसाइटी है, it is due to the societal structure और उनका scripture, इसी कारण it is form of artificial inequality. That is why to decrease artificial inequality, the state has to intervene or society has to take steps regarding the reformation of the society on its own. तो पहले सोसाइटल रिफॉर्मेशन में बहुत लोग आए, पहले राजा राम मोहन रॉय से ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी आर अम्बेडकर एक्सेट्रा। और जो स्टेट का इंटरवेंशन कैसे था, SC/ST एक्ट, सिविल प्रोटेक्शन एक्ट 1955, फिर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन द रिजर्वेशन सिस्टम इन जॉब्स एंड एज वेल एज इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अलग अलग एरियाज में, तो ताकि अनटचेबिलिटी कम हो। तो यहाँ पे बात हो रही है टाइम फॉर इंडिया टू सी कल्चरल रीबैलेंस इन द वर्ल्ड। तो कल्चरल रीबैलेंस का कीवर्ड है कि मैं कि कुछ ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज है, जैसे हम वेस्टर्नाइजेशन की बात करते हैं या हम फूड हैबिट्स की जैसे बात करते हैं, मैकडोनलाइजेशन ऑफ द फूड हैबिट्स, तो मटीरियलिस्टिक या कंज्यूमरिज्म की तरफ जो एक तरीके से कल्चरल शिफ्ट हो रहा है कि जब तक कि अगेन आपके पास लग्जरी कार नहीं होगी, यू विल नॉट बी कंसिडर टू बी सक्सेसफुल। आपकी वेल्थ कितनी है, कितना आपकी मंथली इनकम है, तो इस बेसिस पे अगर हम बोलते हैं तो यहाँ पे बात की जा रही है कि इंडिया का जो रिच हेरिटेज है, जो हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं, जो हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम या लाइफ मिशन की हम बात करते हैं, तो जो हमारा वे ऑफ लाइफ है, कैसे हम अपने कल्चर को इंटीग्रेट करके चलते हैं, साथ लेके चलते हैं अपनी वैल्यूज को, उसको अगेन ग्लोबल लेवल पे लेके जाने की बात की जा रही है, सो दैट अगेन जैसे कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज का इस केस में हमें डोमिनेंस देखने को मिलता है। तो इसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स में देख सकते हैं, चाहे पॉलिटिकली अगर हम बात करें या इकोनॉमिकली या सोशली, तो हर एक डोमेन में वी कैन टॉक अबाउट द इंडियन एलिमेंट्स। तो जैसे भारत ब्रांड या फिर एक्सपोर्ट में जैसे हम फर्टिलाइजर्स के केस में भी भारत ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन जैसे हम बात कर रहे थे, तो सेकंड हाईएस्ट सिंस द रोल आउट मार्च में रिकॉर्ड किया गया है। सो इट इज 1,78,000 करोड़ तक हम पहुंच चुके हैं। पहले हमारा टारगेट था कि एवरेज हमें 1,00,000 करोड़ रुपीज रजिस्टर करना है मंथली एवरेजेस की अगर हम बात करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो वी कैन से एन इंडिकेटर एंड साइन ऑफ कि बिजनेसेस एंड जो उनकी ग्रोथ है दैट इज हैपनिंग। बट यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि कौन सी स्टेट्स में से ज्यादा शेयर आ रहा है, तो जो हम रीजनल इम्बैलेंस की बात करते हैं वो चीज रिफ्लेक्ट हो सकती है थ्रू दिस। बाकी जैसे अभी रिसेंट रिफॉर्म्स हमने देखा कि एपेलेट ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं, सो दैट जो डिस्प्यूट्स हैं उनको जल्दी रिजॉल्व किया जा सके, एंड देन देयर इज मोर ईज ऑफ टैक्स फाइलिंग, और जो डिस्प्यूट्स भी हैं दे कैन बी रिजॉल्व्ड। The comparison of the taxpayers' behavior across the tax and the corporate database, that can also be made possible through even the data that we have. तो ये नेक्स्ट लिंक में कंटिन्यू करते हैं।